sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अभी तो ये तय नहीं हुआ कि आने वाले बजट में पाकिस्तान की कमज़ोर हाल मईशत और कई सालों से तकरीबन फ्रोज़न तरक्की की रफ्तार, कारोबार में बेहतरी के लिए हुकूमत कोई इक़दामात इस बजट में तजवीज़ कर पाएगी या नहीं। मगर आज जून की 2 तारीख हो गई है, लेकिन ये भी तय नहीं हुआ है कि बजट का ऐलान किस तारीख को होगा। जी हाँ, आज दोपहर तक बजट ऐलान की तारीख 5 जून थी। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास भी 5 जून को तलब कर लिया था, लेकिन अब सरकारी ज़राए मीडिया को फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि बजट का ऐलान 5 जून को नहीं होगा, अब 8 को होगा या 12 को होगा। यानी इसकी भी किसी हतमी तारीख का अभी ऐलान नहीं है। एक आम पाकिस्तानी ये सोचने में मजबूर है कि अगर हुकूमत बजट ऐलान की तारीख देने में ही इतनी तजज़्ज़ुब का शिकार है तो असल बजट बनाने में क्या खींचातानी हो रही होगी। खबरें बहरहाल गर्म हैं कि आने वाले बजट में एक बार फिर टैक्स देने वालों के लिए कोई इत्मीनान और सुकून की खबर नहीं। वो पाकिस्तानी जो टैक्स पाबंद कहलाते हैं, जो हर सूरत में टैक्स अदा करते हैं, ये बजट उनके लिए कोई बहुत इत्मीनान और सुकून की खबर नहीं ला रहा। पाकिस्तानी बहरहाल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले बजट में कानून की पाबंदी करने वाले टैक्स पेयर्स और डॉक्यूमेंटेड बिजनेस को ही मज़ीद निचोड़ा जाएगा, और क्या टैक्स चोरी करने वाले बदस्तूर मौजूदा निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहेंगे। और पाकिस्तान का मौजूदा बोसीदा, करप्शन आलूदा, गैर शफाफ टैक्स निज़ाम उन पाकिस्तानियों को जो टैक्स पाबंद हैं उन्हीं की गर्दन नापता रहेगा। टैक्स और पाकिस्तानी कारोबार के वारे न्यारे होते रहेंगे। आज पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम शायद दुनिया का पेचीदा तरीन निज़ाम है, जहां टैक्स नेट में आने वालों की हौसला अफजाई का कोई सामान नहीं। एक बुनियादी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि दुनिया के कसीर ममालिक में टैक्स फाइलिंग का एक आसान और जदीद निज़ाम होता है, और कोशिश ये होती है टैक्स अथॉरिटीज़ की, को होनी भी चाहिए, कि चंद मिनटों में ही टैक्स वाला देने वाला उसको वो काम हो जाए और वो आसानी से एक फॉर्म को भर ले। मगर पाकिस्तान में आज भी तकरीबन 140 सफ़ात पर मुश्तमिल टैक्स रिटर्न फॉर्म का निज़ाम चल रहा है। 140 सफ़ात कम अज़ कम होते हैं जो कि आपको भरने होते हैं, जो आपका टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। आज हम जायज़ा लेंगे कि आने वाला बजट वाकई टैक्स रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ का बजट होगा, या फिर एक मरतबा फिर टैक्स पाबंद पाकिस्तानियों पर बोझ बढ़ाकर रेवेन्यू टारगेट्स हासिल करने की कोशिश की जाएगी। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने FBR के लिए 14.13 ट्रिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू टारगेट मुकर्रर किया था, लेकिन बाद में इसे कम करके 13.98 ट्रिलियन रुपीज़ कर दिया गया। इसके बावजूद ये हदफ अब मज़ीद कम होकर तकरीबन 13 ट्रिलियन यानी 13 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। सरकारी नंबर्स के मुताबिक जुलाई से मई तक FBR तकरीबन 11.23 ट्रिलियन यानी कि 11.23 खरब रुपए टैक्स जमा कर सका, जो मुकर्ररा टारगेट से 864 बिलियन रुपीस कम है। अब सूरत हाल ये है कि FBR को सिर्फ जून के महीने में 2.75 ट्रिलियन रुपीस जमा करने की ज़रूरत है एक महीने में, जो एक अनबिलीवेबल टारगेट है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि FBR शायद अपने तीसरे रिवाइज टारगेट को भी हासिल नहीं कर सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता माली साल में भी FBR को 2 मरतबा टारगेट कम किए गए थे, मगर उसके बावजूद तकरीबन 163 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल हुआ था। अब सवाल यह है कि अगर बार बार टारगेट्स कम करने के बावजूद FBR अपने टारगेट हासिल नहीं कर पाता, तो आइंदा फाइनेंशियल ईयर्स में यानी कि आने वाले साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर 15.26 ट्रिलियन रुपीस का नया रेवेन्यू टारगेट कैसे हासिल होगा। यह वो सवाल है जिसका जवाब बजट तकरीर से ज़्यादा ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ में छुपा है। डेटा बताता है कि गुज़िश्ता 4 सालों में सैलरीड क्लास पर टैक्स का बोझ तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ा, 3 गुना। फाइनेंशियल ईयर 2022 में सैलरीड क्लास ने 189 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स अदा किया था, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह रकम
606 बिलियन रुपीस तक पहुंची, जबकि इस करंट साल के दौरान ये 700 बिलियन 700 बिलियन रुपीस तक पहुंचेगी। सैलरीड क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेट तकरीबन 38.5% तक पहुंच चुका है, जिसमें सरचार्जेस भी शामिल है। और दूसरी जानिब इकॉनमी का एक बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर अब भी बड़ी हद तक टैक्स नेट से बाहर है। इसी दौरान हुकूमत की आमदन के लिए अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक कलीदी सहारा बन गया है। जो आपका पेट्रोल इतना महंगा है, जो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा महंगा है, उसकी वजह है हुकूमत उससे चल रही है। हुकूमत टैक्स सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइस पे जो टैक्सेस लगे उससे चल रही है। मैं आपको समझाता हूँ। मौजूदा साल में, करंट ईयर के अंदर पहले 10 महीनों में इस टैक्स में यानी पेट्रोलियम लेवी से तकरीबन 1.33 ट्रिलियन रुपीस हासिल किए गए। 1.3 खरब रुपए हुकूमत ने हासिल किया आपके पेट्रोल पे टैक्स लगा के, जिसको पेट्रोलियम लेवी का नाम दिया गया, जबकि पूरे साल का टारगेट 1.4 ट्रिलियन 1.4 खरब रुपए है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंदा फाइनेंशियल ईयर के लिए पीडीएल का टारगेट यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट 1.7 ट्रिलियन रुपीस है, यानी इससे भी ज़्यादा लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पीडीएल अब बराह रास्त टैक्स वसूलियों में कमी को पूरा करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। इसी से हुकूमत चल रही है, इसी से रेवेन्यू चल रहा है, जिसका बोझ बिल आखिर एक आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान का बिजनेस इसका बोझ उठाता है। एक और अहम मसला एक्सपोर्ट सेक्टर को दरपेश लिक्विडिटी क्राइसिस का है। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के नंबर के मुताबिक तकरीबन 327 बिलियन रुपीस के टैक्स रिफंड अब भी एफबीआर के पास फंसे हुए हैं। अगर एडवांस टैक्सेस यानी कि जो आइंदा का भी टैक्स एफबीआर ने वसूल कर लिया है और इन्वेंट्री में फंसी सेल्स टैक्स की रकम को भी शामिल कर ले, तो एक्सपोर्ट सेक्टर के तकरीबन 800 बिलियन रुपीस मुख्तलिफ शक्लों में ब्लॉक हैं, जिसका बराह रास्त असर वर्किंग कैपिटल पे, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे और नई इन्वेस्टमेंट पे पड़ रहा है। इसी बैकग्राउंड में इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट नामी थिंक टैंक बहुत उम्दा थिंक टैंक बना है। इसने माली साल 26-27 के लिए एक मुकम्मल शेडो फेडरल बजट पेश किया, बड़ी अखरेजी से तैयार किया गया है। ईपीबीडी के इस शेडो बजट के मुताबिक हुकूमत को फॉर्मल सेक्टर से मजीद रेवेन्यू निकालने के बजाय ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए स्पेस देनी चाहिए। तजवीज़ दी गई है कि सैलरी क्लास पर इनकम टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 20% होनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स को 29% से कम करके 25% तक लाया जाए। नॉन फाइलर की कैटेगरी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जीएसटी को फेस्ड वाइज 18% से कम करके 15% तक लाया जाए। साथ ही मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस और एसआरओ बेस्ड रियायतियों को पेचीदा निज़ाम को ख़त्म करने का तजवीज़ की गई है ईपीबीडी के इस शेडो बजट में। ईपीबीडी ने टैक्स निज़ाम में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म तजवीज़ दी है। आज पाकिस्तान में एफबीआर का इनकम टैक्स रिटर्न जो 147 पेजेस पर है, जिसका भी हमने जिक्र भी किया, अमेरिका में ये सिर्फ 2 पेजेस का है। पाकिस्तान में तकरीबन 70 लाख टैक्स फाइलर्स मौजूद है, लेकिन एक्टिव टैक्स पेयर सिर्फ 30 लाख के करीब है। ईपीबीडी का मौक़िफ़ ये है कि एक सादा 1 पेज टैक्स रिटर्न मुतालिब कराया जाए ताकि टैक्स फाइलिंग आसान हो, जो टैक्स देना चाहे उसको इनकरेजमेंट हो और लोग 147 सफ़ों का फॉर्म देख के दौड़ ना जाएं। इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नए अफराद को टैक्स सिस्टम में आने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इतना कन्वीनियंट होगा। पाकिस्तान की असल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ कम रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर्स नहीं, असल मसला यह है कि टैक्सेस का बोझ मुसलसल उन्हीं इदारों और कारोबारों पर पड़ रहा है जो पहले ही डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है। मैं और आप जैसे 30-40 लाख लोग टैक्स देते हैं, बाकी इनफॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है। उनकी मईशत कैश पे चलती है। अगर आने वाला बजट सिर्फ IMF टारगेट्स और शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जमा करने पर मरकूज रहा तो मुमकिन है कि वक्ती फिस्कल स्टेबिलिटी हासिल हो जाए, लेकिन GDP ग्रोथ यानी पाकिस्तान की मजमूई तरक्की, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और जॉब्स मुतासर ही रहेंगी। इंतहाई अहम मौजू है और इसके लिए मैंने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है, इस नए थिंक टैंक को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर सनअत व तिजारत व दाखिला मोहतरम गौहर एजाज हमारे साथ हैं। आसिफ हारून साहब पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद टैक्स अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, AG फर्गुसन के सीनियर पार्टनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। आम ख्याल ये है कि जो एक तो ईपीबीडी ने भी कहा कि गुंजाइश है, कंसेशंस मिल सकते हैं, या ये कि एक ग्रोथ फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, जॉब्स फ्रेंडली बजट आ सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इतनी स्पेस अवेलेबल है। दूसरी जाने पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बेपनाह बेहतर हुई है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेचर बहुत बेहतर हुआ है, तो इसमें एक बहुत अच्छा
एक बिजनेस फ्रेंडली बजट आ सकता है, लेकिन जो हमें वाइब्स आ रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, हमें नहीं पता कि वहाँ अंदर क्या बात हो रही है। वहाँ ये ख्याल है कि वो कहते हैं जी कि कोई बड़ा ऐसी चीज़ जिससे कि बिज़नेस को फ़ायदा हो, इकॉनमी को फ़ायदा हो, इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा हो, ये आप भूल जाएं। आपके ख्याल में आपकी जो EPBD ने जो तजावीज़ पेश की हैं, आपके ख्याल में सॉलिड चांस है कि सॉलिड गुंजाइश है कि हम एक बिज़नेस फ्रेंडली, कारोबार फ्रेंडली, इकॉनमी फ्रेंडली बजट दे सकें? अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन। आपको मालूम है ये इकनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक का इनिशिएटिव जब मैंने आज से 2 साल पहले लिया था, इसी जो है नीयत के साथ लिया था कि हम मुल्क की खिदमत कर सकें, क्योंकि हमने ये देखा कि ये जो शैडो बजट है ये शायद आज तक हिस्ट्री में हमारी किसी अपोजिशन जमात या किसी जो है बिज़नेस काउंसिल या एसोसिएशन या फेडरेशन ने नहीं दी। तो हमने ये फेडरेशन के साथ मिलके, 200 चैम्बर्स के साथ मिलके, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने मिलके इस इकनॉमिक थिंक टैंक में जो इकनॉमिक विजिट्स थे उन सबको इकट्ठा करके ये सारा स्ट्रक्चर दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है खान साहब कि ये पहली दफ़ा हमने ये जो है इस दफ़ा मशल उठाई है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम कामयाबी हासिल करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि आपको 2 तरीके हैं चलने के, या है ग्रोथ या है कि आप इकॉनमी को जो है वो सर्वाइवल मोड में रखें। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने 4 साल इकॉनमी को सर्वाइवल मोड में रख लिया। अब हमारी बात मान लें, हम बिज़नेस कम्युनिटी हैं मुल्क की, हम टैक्स पेयर हैं मुल्क के, हम इस मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब हमारी बात माने कि मुल्क को ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालें। मुल्क में कम से कम 20 लाख जॉब्स की सालाना ज़रूरत है। हम अगले 10 साल में हमें कम से कम 2 करोड़ जॉब चाहिए। हम ऑलरेडी 4 साल मिस कर चुके हैं। हमारी इकॉनमी आज के दिन ना सेविंग्स टू GDP, हमने सारे नंबर्स दे दिए, 12 से 13%। हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है वो 12-13%। ये सब कुछ दुनिया से 1/3 नंबर्स पे चल रहा है। इंडिया से जो है बांग्लादेश से भी नीचे चल रहा है। हमें जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे ले जाना है और वो तभी होगा जब हम कंपेटिटिव होंगे। खान साहब, इस साल हम देख रहे थे कि हम जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो 7.5% रह गई हैं टैक्स टू GDP पे, और हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट और 2.5%, मतलब हम 10% से निकल ही नहीं रहे जो है वो एक्सपोर्ट टू GDP के रेशियो से। किसी तरह से जो है हम उस जगह पे ऐसी ट्रैजेक्टरी पे खड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि 22, 25, 30% जो हमारे आसपास रीजनल ब्लॉक्स के ममालिक हैं वो सब 22, 25, 30% इस वक्त एक्सपोर्ट्स टू GDP पे खड़े हैं। तो क्या वजह हम नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि हम डरते हैं। हम अपने कारोबारी और बिजनेस हाउसेस पे एतबार नहीं करते। हम जो है वो ये कहते हैं कि हम इनसे जो है इनका रस निकाल के टैक्स ले लें। तो आप जब उसका आपने 55-60% हमारा रस निकाल के जो कुछ हमारे पास साल का था वो निकाल के अगर ले गए तो उसके बाद हमारे पास ग्रोथ के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपने पाकिस्तान में जैसे बताया 30 लाख टैक्स पेयर हैं, 70 लाख फाइलर हैं, बट टैक्स पेयर 30 लाख हैं। अब वो 30 लाख से मैं एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट किया कि जब आपने 14.25 ट्रिलियन कहा था तो आपने 12.5% टैक्स टू GDP का टारगेट रखा था $413 बिलियन के हिसाब से। अब आप अगर 13 ट्रिलियन भी कलेक्ट करेंगे तो ये भी 11.25% टैक्स टू GDP होगा। और अगर आप 1.4% जो आपने अभी PDL लेवी की बात की 1.5 ट्रिलियन, तो आप 12.5% ये दोनों मिला, ये भी तो टैक्स है PDL। तो ये 12.5% तो ले लिया आपने टैक्स टू GDP, तो 12.5% टैक्स टू GDP ले लिया विदाउट एनी ग्रोथ। मतलब पिछले 3 सालों की जो ग्रोथ है वो एग्जैक्ट नंबर जो है 1.7 2% से नीचे कैसे चलेगा? इसमें एक और चीज़ ये है ना कि वो जो टैक्स जो सैलरीड क्लास से आपने ले लिया, जो 122 से लेके अब आप उसको 700 पे ले गए, 700 बिलियन रुपीस पे हो गए हैं, वो भी तो उनकी जेब से निकला। वो कंजम्पशन जो होती, जो इकॉनमी में जाती, अगर उनके पास पैसे बचते, जेब में पैसे बचते, तो वो चीज़ें खरीदते, बाजार में जाते, कंजम्पशन होती और इकॉनमी चलती। और इसके साथ साथ वो पेट्रोलियम लेवी जो 1.4 ट्रिलियन की है वो भी तो उनकी जेब से निकाल लिया। उसकी जेब में ही बेचारे के कुछ नहीं बचता कि वो जाके खर्च करे। हाँ साहब, यही बात है। तो ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैंने कहा उसका रस निकाल लो, जितना रस अब निकाल लिया। हम ये कह रहे हैं आपने 4 साल में रस निकाल के देख लिया। ये तरीका इकॉनमी चलाने का नहीं है। इकॉनमी चलाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डाले जाते हैं, पैसे सर्कुलेट हो, जॉब्स क्रिएट हो, इंडस्ट्रियां लगे, आपकी इकॉनमी चले, और उससे आप टैक्सेस लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये हमारी इकॉनमी एग्जैक्ट नंबर 11.1% है सर टैक्स टू GDP, अगर 13 भी होगा, लेकिन मैं ये नहीं है 12.5% है, क्योंकि 1.5% भी PDL भी। मैं कहता हूं 18% हम चले जाएंगे।
बट हमें जाना चाहिए ग्रोथ के थ्रू, लोगों के घरों में छापे मार के, लोगों से ये 147 पेज के टैक्स रिटर्न फॉर्म भरवा के और उसके बाद उनके घरों में जाके कि तुमने ये गलत कागज़ भरा है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये मिसट्रस्ट है उन टैक्स पेयर्स का गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट का मिसट्रस्ट है उन टैक्स पेयर्स पे। जी अच्छा, आसिफ भाई देखें, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आपके पास आपके पॉकेट में पैसे होंगे तो आप कंज्यूम करेंगे, आप करेंगे तो इकॉनमी चलेगी। ये वो इशू है कि जो कि अच्छा गवर्नमेंट से बात करो तो परहैप्स उनके जहन में ये है कि भाई बाजार तो भरे हुए हैं ना, मॉल्स तो भरे हुए हैं, ये है वो कैश इकॉनमी, ये वो अनडॉक्यूमेंटेड और वो टैक्स चोरों के मज़े, जिनके जेबों में रुपए भरे हुए हैं, वो जाके कैश खरीदते हैं, कैश बेचते हैं, कैश लो कैश दो, जो चाहे करो, और पैसे भरे हुए आप ऑफिशियल प्राइस 5 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदें, 50 करोड़ रुपए आप वहाँ पे पार्क कर दें, तो ये गवर्नमेंट को का सारा दारो मदार और सारा इकोनॉमी पे चलाने का मेरे ख्याल में सारा जो उनका सारी उम्मीदों का मरकज़ जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इसलिए उसको कुछ नहीं करते। जी कामरान साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखें, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि देखें जो बजट अभी आएगा इसमें नंबर्स का हेर फेर, कुछ परसेंटेज आपने ऊपर कर दी, कुछ नीचे कर दी। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त जो पार्लियामेंट से, चाहे फेडरल की पार्लियामेंट 2 हैं या प्रोविंसेस की हैं, मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जो पिछले 5 साल में टैक्स अथॉरिटीज़ को जो पावर दिए गए हैं उनसे पूछा जाए कि उन पावर्स के बाद आपने जो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, जो आपने कितने नए टैक्स पेयर्स ऐड किए और उस नए टैक्स पेयर्स से आपने कितना टैक्स इकट्ठा किया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 2020 के अंदर इनकम टैक्स के लॉ में एक अमेंडमेंट आई थी 175A, जिसमें लिखा था कि ये गवर्नमेंट के इदारे, चाहे लैंड डिपार्टमेंट के इदारे हैं, बिजली के जो डिस्कोज हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को, FBR को ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। उस इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं आई? गवर्नमेंट के पास, FBR के पास बैंकों ने स्टेटमेंटें जमा शुरू कर दी हैं 2022 के बाद से। उसके बाद गवर्नमेंट के पास, FBR के पास बेतहाशा डेटा है। आप अगर बैंक अकाउंट्स के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक तो कैश इकनॉमी भी है, बट एक जो हमारी जो सुनने में आता है, देखने में आता है कि जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी एक बेतहाशा ट्रेवल कर रही है, और उसकी विजिबिलिटी गवर्नमेंट के पास डेटा मौजूद है, मगर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो डेटा को अनफोल्ड करके उसको एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता। मेरी तो सजेशन ये होगी कि FBR को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, और सिर्फ वो FBR जो कि टैक्स पेयर्स जो आज हैं रिकॉर्ड पे, उनका FBR एक अलग चले, और FBR को एक बहुत बड़ी जो एक तादाद है ऑफिसरान की, वो उनको टारगेट दिए जाएं कि हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है उसके अंदर ये सेक्टर्स हैं जहाँ से टैक्स नहीं आ रहा। एक मतलब बहुत सारे हमारे सेक्टर्स हैं जहाँ से आज टैक्स नहीं आ रहा, जैसे कोई सर्विसेज का सेक्टर है, अकाउंटेंट्स का है, लॉयर्स का है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, मतलब मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, बेतहाशा आपके सेक्टर्स हैं। आप हॉस्पिटलिटी के बिज़नेस में आप चले जाएं, आप देखें कि लोग यहाँ पे किस तरह की शादीज़ होती हैं, किस तरह के उसमें एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, ट्रैवल्स देखी जाएं। तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि बैंक का जो डेटा है जो गवर्नमेंट के पास है, और ये जो कैश इकनॉमी है, ये एक अलग FBR को एक टारगेट दिए जाए कि तो आप और अभी जो आसिफ भाई ये बताइएगा क्विकली कि ये जो अभी जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इसमें कितने परसेंट जो है वो ऑर्गेनिक एक्चुअल FBR की एफर्ट के साथ जो है नया ऐड किया जाता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और कितना ऑटो पर जो है वो आ जाता है? 95% है। 95% ऑटो पे। आज FBR बंद कर दें, आ जाएगा 95% आ जाएगा, शायद आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, शायद इससे बेहतर आ जाए। अच्छा, इसलिए कि 96 भी आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। इसलिए कि जो एफर्ट बेस्ड जो रिकवरी है ना, वो तकरीबन 2 से 3% है, जिसके पीछे पूरी फौज लगी हुई है। अच्छा, तो गौरव भाई आप तो गवर्नमेंट में रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 96% आप FBR बंद भी कर दें तो उस सिस्टम में 96% रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये पूरा निज़ाम जो है ये 2 से 3% के लिए लगा हुआ है। ये सारा काम जो हो रहा है, ये जो नोटिसेज आते हैं, जो फिर उसके बाद सौदा होता है, और फिर ये तमाम चीज़ें होती है, ये आपके इल्म में है ना ये, और हम इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कम से कम आप लोग तो नहीं बिगाड़ सके इस निज़ाम को कुछ भी। खान साहब, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2-3% है ये तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जा रहा है ना।
तो कितने परसेंट जो है वो उनकी जेब में जा रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो मेरा आज इस पे बड़ी खूबसूरत बात जो है आज आपके प्रोग्राम में हो रही है कि जो हम कहते थे कि जो पैसा इन सर्कुलेशन है, कैश इन सर्कुलेशन, ब्लैक इकॉनमी, ठीक है, आज इस बात को प्रूव हो रहा है कि आज से 2 साल पहले 21 ट्रिलियन बैंकों में था दिसंबर 23 में, और आज के दिन 28 ट्रिलियन 38 ट्रिलियन हो गया। 21 ट्रिलियन से 38, ये 17 ट्रिलियन जो है $60 बिलियन होते हैं खान साहब, $60 बिलियन। ये वो पैसे हैं जो मैं समझता हूँ ये नॉन फाइलर के पैसे वो सारे बैंक अकाउंटों में चले गए। तो जो आप कैश इन सर्कुलेशन कहते थे वो तो बैंकों में पड़ी है, वो जो सारे वॉल्ट थे कैश के वो आज बैंकों में पड़े। तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट उसको 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म बना के वो बैंकों से उससे रिटर्न लेके उनको फाइलर नहीं बना सकते? मैं आपको नंबर देता हूँ, 25 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं आज एग्जैक्ट, मैंने नंबर चेक किया, मेरा नंबर पिछली बार में 13.5-14 करोड़ कह रहा था, 25 करोड़, और वो मल्टीपल अकाउंट्स हैं, लेकिन जो डिपॉजिटर एक्चुअल है वो 10 करोड़ है, वही 10 करोड़ का नंबर है। और टैक्स पेई जो है, टैक्स जो टैक्स दे रहे हैं वो 30 लाख है, 30 लाख है। अगला नंबर देता हूं आपको, आज एक और नंबर लाया, एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई फिनटेक की, ठीक है, उस फिनटेक के ऊपर जब मैंने देखा तो मैंने उनके सीईओ से बात की तो पता चला कि उनकी 15% ऑफ जीडीपी ट्रांजैक्शन इस वक्त वो जो फिनटेक पे हो रही है, ये इजी पैसा और कैश मनी, 15% ऑफ जीडीपी, $60 बिलियन, 16 ट्रिलियन रुपए। उन्होंने कहा गौर साहब हमारे पास 30 लाख खाली मर्चेंट्स हैं रजिस्टर्ड, कितने, जितने एफबीआर के पास 30 लाख टैक्स पेयर नहीं है उतने फिनटेक के पास मर्चेंट बन गए हैं। और उन्होंने कहा हमारे 6 करोड़ अकाउंट होल्डर्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने खुद ये छूट दी हुई है, ये 30 लाख लोगों पे बोझ डाला हुआ है, इनके ऊपर जब इकोनॉमिक थिंक टैंक बोल रहा है इनके ऊपर बोझ आप तभी कम हो सकता जब आप अपनी नज़र आगे बढ़ाएंगे और आप काम करेंगे। जैसे अभी बात हो रही है कि सिर्फ 3% कलेक्शन होती है, तो जब ये फाइलर आप उसको कॉन्फिडेंस दें 1 पेज का, वो फाइल करे। कौन 147 पेज की रिटर्न फाइल कर सकता है और उसके बाद हाथ में हथकड़ी डाल के ये लोग खड़े हो जाएं? कौन कर सकता है ये काम? भाई ये समझ यही इकोनॉमिक थिंक टैंक कह रहा है, अपनी कौम पे एतबार करें। एक सफ़े का और 147 पेज, मैं ज़रा इसको चेक करूँ। आसिफ भाई आपने सारी ज़िंदगी, आपका काम ही है, यू आर वन ऑफ द लीडिंग जो टैक्स एडवाइजर्स तमाम। पहले तो मुझे बताइए कि क्या ये तकरीबन 140-50 पेज का फॉर्म है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, अगर आप पूरा एसआरओ के हिसाब से चलें तो मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है किसी को सैलरी का भरना है तो सैलरी का उठाएगा, फिर प्रॉपर्टी का अलग है, फिर बिज़नेस का अलग है। सारे फॉर्मों को इकट्ठा करें तो फिर जाके 147 हो जाते हैं। अब किसी की सैलरी इनकम है तो नहीं, उसको 147 पेज भरने नहीं है। बट जो मोटी बात है सर वो ये कि जो 147 पेज का जो फॉर्म है, आप किसी एक लेमैन को अगर वो फॉर्म भरना है उसको ये पता होना चाहिए कि एक लेमैन को भी तो भरना है ना, ये तो नहीं है तो एक पाकिस्तानी को एक किताब मिलेगी ना 147 पेज की कि वो भरे। अब वो उसको गाइडेंस क्या मिल रही है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो फॉर्म है, अगर आपने खुदा ना खास्ता एक ऑनेस्ट मिस्टेक कहीं किसी खाने में आपने इन्फॉर्मेशन भरनी थी वो नहीं भरी, आपको 147 पेज पूरे पढ़ने तो है ना, पता होना चाहिए कि उसमें किधर क्या क्या भरना चाहिए, मेरे लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं। तो वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो तशवीशनाक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स के कानून में जो प्रोसिक्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो उसमें ये एक क्लॉजेस भी हैं कि अगर आपने कोई फॉर्म के खाने में कोई नंबर भरना था और नहीं भरा, या आपने किसी जगह भरना था किसी और जगह भर दिया, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, एक ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो गई, एफबीआर के ऑफिसर के पास आज पावर है कि वो उसको फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट कह के बगैर टैक्स असेसमेंट किए आपके ऊपर एफआईआर डाल सकता है। एंड दैट इज़ द पॉइंट दैट कि जहां मेरी रिक्वेस्ट होगी पार्लियामेंट को ऐसे सारे प्रोविजंस को रिव्यू करें और इनकम टैक्स के कानून को एक सिविल कानून ही रहने दें, इसलिए कि ये जो इनकम टैक्स के कानून में प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस हैं वो पहले टैक्स असेसमेंट हो और डिटरमिन हो कि वाकई वो उस मिस्टेक ने कोई टैक्स लायबिलिटी इवेट की है, फिर जाके उसकी प्रोसिक्यूशन बनती है। आज हमारा इनकम टैक्स के कानून में प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस समहाउ टू दी एक्सटेंड के वो नैब के कानून जैसे हो गए हैं कि आप
गिल्टी है अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट, अदरवाइज जनरली जूरिस्प्रूडेंस और उसका इम्तहान जो है वो 147 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अगर आपसे गौर जरा भाई सी ये mistake बताइए, होगी- अब जो ये आपने जो लोगों ने ये प्रपोजल लाए हैं कि जी के 1 पेज रिटर्न हो, इसकी तो अहमियत अब समझ में आ रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि यूएस IRS जो है वो 2 पेजेस का क्यों रखता है। पहले ये बताइए कि वाकई पॉसिबल है, कितना आपका थॉट प्रोसेस इसमें गया है क्योंकि ये तो मेक और ब्रेक है। अगर 147 और कहा 1 पेज या 2 पेज का फॉर्म भरना हो तो कितनी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बताए आसिफ हारून साहब ने, ये तो इट रन्स शिवर्स। खान साहब, इसकी सोच मैं आपको बताऊं कहाँ से शुरू। जब मैंने देखा कि वाकई 10 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं और ये 17 ट्रिलियन, मैं 17 ट्रिलियन लोगों को समझ नहीं आता 17 ट्रिलियन कितने हैं सर। 17 ट्रिलियन बनते हैं $60 बिलियन। पाकिस्तान का टोटल कर्जा $100 बिलियन है। पाकिस्तान की कौम ने पिछले 2 सालों में $60 बिलियन उठा के बैंकों में डाल दिया, डिपॉजिट डाल दिया। अब हमने क्या किया, हमने बजाय इसके कि उसको ग्रोथ पे इस्तेमाल करते, हम उसको किसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे उठाते। वो क्या किया हमने, 17 ट्रिलियन हमने 2 साल में टैक्स उसके सामने क्या किया, वो उसका सूद अदा कर दिया उस 17 ट्रिलियन का 2 साल में। 8.5 ट्रिलियन 1 साल में, 8.5 ट्रिलियन 1 साल, वो बैंकों को वापस कर दिया सूद की मद में। और उसके सामने क्या कहा कि हमने जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, 60% आज हुकूमत जो टैक्स कलेक्ट करती है वो सूद की मद में दे देती है। अरे भाई, गवर्नमेंट का तो सिर्फ 47.5% बनता है फेडरल गवर्नमेंट का, तो मतलब गवर्नमेंट सूद के बाद -12.5% पे शुरू करती है हर साल। ये तो निज़ाम चल रहा है हमारे निज़ाम में। वो पैसा गया, वो जो पैसा गया, मैं जो बोल रहा हूँ सूद की मद में, वो 17 ट्रिलियन जो कौम ने जमा कराया वो सूद की मद में गया। सूद की मद में जाके क्या हुआ, उन्हीं के अकाउंटों में पैसे गए और उसके बाद वो सारी के सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं सिस्टम में और कोई पूछने वाला नहीं है वो पैसा किधर है या उसके ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट होना है या नहीं होना। तो वो पैसे की आपको रेल पेल नजर आ रही है, वो पैसा बैंकों से चल रहा है। खान साहब, ये पैसा बैंकों से, वो जो ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं, नॉन डिक्लेयर्ड मनी कहते हैं, नॉन फाइलर मनी करते हैं, जो भी पैसा है वो 5 करोड़ से नीचे की कंडीशन रखी और सब बैंकों में चला गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, उन सबको 1 पेज से फाइलर बना ले, हमारे पास मौजूद है उनकी सारी डिटेल्स। अच्छा, ये बताइए कि इज इट सफिशिएंट है, किस तरह से वो तमाम जो जरूरियात है उनको पूरा करेगा वो 1 पेजर जो है। 1 पेजर में वो तमाम डिटेल है जो अमेरिका IRS ने अपनी तमाम अकल लगा के 2 पेज बनाए। मैंने उसको और सिंप्लीफाई करके 1 पेज कर दिया। उस IRS की 1040 जो फॉर्म USA पे, उस पे 150 मिलियन 15 करोड़ फाइलर हैं। हमारे यहाँ 70 लाख है, वो 30 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ फाइलर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिंप्लीफाई करें, अपने लोगों को सिंपल निज़ाम दें। आपका टैक्स सिस्टम में कह रहा हूँ ये जो 14 ट्रिलियन है और जो आप 11% टैक्स टू GDP है, ऑटोमेटिकली 18 हो जाएगा। आप आने ही नहीं देना चाहते, मैं कहता हूँ सिस्टम में। अगर आने देंगे तो वो जो 3% ये लोग सारी एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट कर रही है और पता नहीं कितने % की जेब में जा रहा है, तो फिर कैसे उनका जेब कैसे भरेगा? सारी कहानी तो ये है खान साहब। तो आसिफ भाई ये बताएं कि अगर आसानी हो जाती है तो ये तो वो वारे न्यारे जो कि टैक्स सिस्टम में नहीं होने के वो तो नहीं होंगे, मगर आई एम श्योर कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे होंगे कि वो कहेंगे नहीं हमें टैक्स सिस्टम में आना है, उसके अपने एक फ़ायदे हैं, हम एक रेगुलेटेड इकानमी में अपने बिजनेस को रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वो खौफ से, डर से, ब्लैकमेलिंग से बच के 147 पेजेस से नहीं जाना चाहते। अगर ये सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और मॉडर्न हो जाता है, डिजिटल हो जाता है, तो कितने ये जो आउट ऑफ सिस्टम है वो सिस्टम में आना चाहेंगे, कितनी क्रिटिकल एनकरेजमेंट है ये। देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो 147 पेज का जो एक बात मुझे ऐड करना था प्लीज। ये उस वक्त होगा जब आप टैक्स रेट 20% करेंगे उन लोगों के लिए, उन AOPs के लिए भी टैक्स रेट जो आपने डाला है 45, उसको भी 20 करेंगे। आपने टैक्स रेट को रिवाइज करना होगा, इस टैक्स रेट पे कोई नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, जी 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 आसिफ। देखिए, जो मज़े की बात है कि 147 पेज का फॉर्म मेरे लिए रख दिया, आपके लिए रख दिया, जहाँ इनको अपने फॉर्म के अंदर तब्दीली करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सेल्स टैक्स रिटर्न है, अगर अनरजिस्टर्ड को अगर आप सेल दिखाते हैं तो वहाँ आपको आइडियली गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ कंपलसरी करे कि वो अनरजिस्टर्ड जो परचेजर्स हैं उनकी पूरी तफसील आए।
आज एक अनरजिस्टर्ड की सेल का डेटा डंप करके आज एक बंद डाला जा सकता है। लाइकवाइज इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट में अगर मैंने किसी नॉन फाइलर का टैक्स काटा है तो मैं उसको बल्क में एंट्री डाल सकता हूँ। अब ये वो जगह थी जहां गवर्नमेंट को वहां से इंफॉर्मेशन निकल सकती थी नॉन फाइलर्स की, आप ये कह रहे हैं लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो इंफॉर्मेशन लेना, हम रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल नहीं भी आ रहे हैं, उनके पीछे जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की चेन है। तो अगर मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर अगर रजिस्टर्ड है, वो आगे सेल कर रहा है और उसके आगे रिटेलर होलसेलर बैठा है, उसके आगे रिटेलर बैठा हुआ है, जो सेकंड और थर्ड टीयर पे अगर आज रजिस्टर्ड नहीं है, उनका जो नाम और पता लिया जा सकता है उस रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स फाइलर से, प्रोवाइडेड दैट को उसको कंपलसरी किया जाए कि उस अनरजिस्टर्ड लोगों की आप तफसीलात भरें। आज एफबीआर ने या आईआरएस ने या जिसने भी वो डेटा, अगर आप चाहें अनरजिस्टर्ड का बल्क में डेटा डंप कर दें और कोई नहीं पूछ रहा, वहाँ इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। यहाँ आपसे 147 पेज भरवाए जा रहे हैं और जहाँ से इंफॉर्मेशन उन नॉन फाइलर्स की, जहाँ पे अंडरलाइंग नीचे जिनकी हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, रिटेलर्स का जो टैक्स रेट है आज 0.25% ऑफ द टर्नओवर है, 0.25% ऑफ द टर्नओवर। यानी कि अब क्या इससे कम अब होगा? इसमें क्या रिटेलर का क्या 1% भी प्रॉफिट नहीं है कि वो 0.25% भी टैक्स जो डॉक्यूमेंट बिजनेस है उसका 40% है। आज 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले को 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, 7.5%। 2 लाख रुपए वाली तनख्वाह पे 35,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, 3 लाख रुपए वाली तनख्वाह को 70,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। और आज रिटेलर है उसको वो कह रहा है कि 0.25 भी मैं नहीं दूंगा। अच्छा, वो ना उसको पकड़ने के लिए जो रास्ता आज मौजूद है कि वो इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं, वो रास्ता आपने बंद किया हुआ है। और ये आपने 147 पेज का फॉर्म मेरे पे रख दिया और कहा कि अगर मैं एक गलती करूंगा तो मुझे आप अंदर कर देंगे। तो ये गौरव भाई, असल बात यह है कि जो एक क्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है कि जिस लेवल की टैक्सेशन है, जिसमें अब सुपर टैक्स जो कि वन टाइम टैक्स आया था वो परमानेंट टैक्स बन गया है, जिसने 10% टैक्स रेट को एकदम बढ़ा दिया है। इस किस्म की जो ये एक्टिविटी है जिसने कि टैक्सेशन को 50-55% नॉर्डिक स्टेट्स की तरह जैसे कर दिया है, तो ये इसको आप अब वो कहेंगे कि आप इतना बड़ा आप इसको स्लैश करना चाहते तो हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स कैसे पूरा करेंगे? तो उसका जवाब में ये है कि ये तो इकॉनमी फिर चलेगी नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। 60% पे कौन इन्वेस्ट करेगा? खान साहब देखिए, मैंने एक जुमला बोला, अगर आप फिर मुझे इजाज़त देंगे, कि आप सारे टैक्स का 60% सूद में अदा कर रहे हैं और जो सारा टैक्स है फेडरल गवर्नमेंट का शेयर 47.5 है, 42.5 है, 57.5 तो आप सुबह को दे देते हैं जब आपके पास हैं ही 42.5 रुपये और 60 रुपये तो खाली सूद देने हैं आपने। उसके बाद हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो जो है वो बौखलाई हुई है, तो हर किस्म के टैक्स लगा रही है। तो हम ये हुकूमत को कह रहे हैं सर्वाइवल मोड से निकलें, हमारे साथ बैठें, हमारे पास सॉल्यूशंस। हमने अब पूरे 1 साल तैयारी की है शैडो बजट के लिए। आपने देख लिया आज फर्गसन से जो है उनके सीनियर पार्टनर्स वही बातें कर रहे हैं जो आज इकोनॉमिक थिंक टैंक बातें कर रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने का एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है कि इकॉनमी को ग्रो करने दें। पाकिस्तान का सोल्यूशन एक ही है कि टैक्स रेट्स को कम करें। आप ये 55%, 60%, उसके बाद जो है लोगों को तंग करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये आप आसानियाँ करें। आप ये समझें कि सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज 3% भी पैसा नहीं कलेक्ट करके दे रही, 97% तो हमारी आवाम खुद टैक्स दे रही है, खुद अपने 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 जो है वो उन फॉर्म्स के थ्रू जो कि उन्होंने जो है किसी के मांगने पे नहीं, खुद अपने अपने ज़मीर से अपने मुल्क की मोहब्बत में अदा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क जो है वो हमारा आज उस स्टेज पे पहुँचा है कि हम टेक ऑफ कर सकते हैं। खान साहब, आज हमें ग्रोथ चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें एक्सपोर्ट चाहिए। हमारी कौम जो है इस वक्त जिंदा कौम, पूरी दुनिया में इस वक्त ये कौम खड़ी हुई है। हमें अपनी सोच खोलनी पड़ेगी। अब हम सर्वाइवल मोड से बाहर निकलें, ये सर्वाइवल मोड नहीं चलेगा। ये जो हमने वॉल्ट बना दिए हैं बैंकों को और उसमें 17 ट्रिलियन रुपए कौम का रख के $60 बिलियन और उसको 2 सालों में सूद में इस्तेमाल कर लिया। काश ये पैसे जो है हमने ग्रोथ में इस्तेमाल कर लिए होते, काश हमने ये पैसा जो है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया होता, काश ये पैसा हमने अपने लोगों के जो है वो लोगों की भलाई पे खर्च कर दिया होता। सूद दे दिया, ये कौम सूदी हो गई है। खान साहब, लोग बैंक में सूद पे पैसे रख के खुश है, हुकूमत बैंक पे सूद से पैसा लेके खुश है और उसके बाद कहती है वो टैक्स दे के पैसे पूरे कर दो, नहीं है तो और कर्जा ले लो। खान साहब, ये सिस्टम आप समझ सकते हैं कि वो सिस्टम क्या बोल रहा हूं मैं? सूद जमा सूद जमा सूद,
इस सिस्टम पे चल रहे हैं हम 3 साल से। हमें निकलना होगा इस सिस्टम से, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमारी निज़ाम को चलना होगा। ये मेरी इकोनॉमिक थिंक टैंक का ख्वाब है कि पाकिस्तान 5 सालों में, मैं कहता हूँ फिस्कल डेफिसिट जीरो कर देंगे, मैं कहता हूँ ट्रेड डेफिसिट जीरो कर देंगे। जो ट्विन डेफिसिट्स हैं फिस्कल और ट्रेड का, पूरा प्लान दे दिया हमने 5 ईयर का। हो सकता है, कर सकते हैं और होगा इंशाल्लाह। तो आसिफ भाई ये बताएं कि ये हमने तय कर दिया कि ये 95% 96% जो है ये तो ऑटो पर है, ये विद होल्डिंग है, वो एडवांसेस है। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक सिस्टम है पाकिस्तान का कि एडवांसेस के अगले साल का तमाम कॉर्पोरेट के पास चले गए कि अगले 3 महीने का दे दो, अगले 6 महीने का दे दो। अच्छा फिर जो रिफंड्स है वो रोक लिए, वो 400 बिलियन के रिफंड्स रोक लिए। ये कारकर्दगी भी इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। और देखें, अगर आप कह रहे हैं कि 13 भी अगर हो जाता है, 13 के अंदर जो पैसे लेके शायद रखे हुए हैं एफबीआर ने, जो कि कलेक्शन में शो हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली कॉर्पोरेट की बुक्स में रिफंडेबल शो हो रहा है, ये मेरे हिसाब से 1.1 ट्रिलियन प्लस की कम से कम अमाउंट होगी है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही असल में पूरा आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना ये। इसकी रीज़न मैं आपको बताऊं, आज एफबीआर के पास एडवांस टैक्स के कानून में पावर है। मैं समझता हूं कि मेरी साल की टैक्स लायबिलिटी इतनी है, 100 रुपये है। एफबीआर कहे कि नहीं ये 100 नहीं 150 है, और वो रिजेक्ट कर सकता है मेरा, और 24 घंटे के अंदर मेरी रिकवरी कर सकता है। हालांकि मैंने उस 100 रुपये का जब रिटर्न जमा कराऊंगा, मेरे पे लॉ में लिखा हुआ है कि अगर मैंने 100 की जगह अगर मेरी लायबिलिटी 110 निकलेगी, मैंने सूद गवर्नमेंट को अदा करना है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। मगर एफबीआर कहता है कि नहीं, मुझे एडवांस टैक्स में आज अगर मैं समझता हूँ आपसे 150 रुपये चाहिए, आपकी लायबिलिटी 100 रुपये होगी, मगर मैं चाहता हूं कि आप 150 रुपये दें। अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं है तो मैं आज आपका एस्टीमेट रिजेक्ट करता हूं और मैं पैसे आपके बैंक से ले जाऊंगा और 24 घंटे में ले जाऊंगा। और ऐसा हो जाता है, और ऐसा होता है। और अब ये सिस्टम है इस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी तरामीम हैं इनकम टैक्स के कानून में, सेल्स टैक्स के कवानीन में, जिनका कोई रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ वो कवानीन हैं जिनको अगर आप उसको रिव्यू करें पार्लियामेंट, तो ये जो खौफ और जो डर है, या जो एक सिस्टम बना हुआ है कि जो फाइलर्स नहीं बन पा रहे हमारे, या जो फाइलर बन रहे हैं वो प्रॉपर रिटर्न जमा नहीं करा रहे, तो ये एक्चुअली रीज़न है कि इनके साथ ये जाके ये होगा। तो एक खौफ का क्या इलाज होगा? जो खौफ फैला दिया गया है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये करेगा, तो वो तो बेचारा आवाज़ भी नहीं निकालता है। गौर भाई सर, खान साहब, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हमारी कौम जो है उस पर गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा हम, और वो ट्रस्ट का पहला निज़ाम ये है कि फ़र्स्ट स्टेप फॉरवर्ड ये 147 पॉइंट का फॉर्म रिवाइज़ करें 1 पेज पे, और अपनी कौम को दें कि ये टैक्स फाइलर बने। और उसके साथ साथ ये पार्लियामेंट इस साल अपने जो टैक्स रिटर्न्स के साथ इनकी टैक्स स्टेज भी जो है वो, मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट भी 8 लाख रुपए करें सैलरी क्लास की, और उसके बाद मैक्सिमम स्लैब भी 20% करें, और उसके बाद मैक्सिमम कॉर्पोरेट का भी 25% करें, और जो AOPs हैं उनका भी टैक्स रेट जो है वो 20% करें। और उसके बाद सिस्टम को ये 30 लाख टैक्स पेयर से, मैं कह रहा हूँ हमारे पास 10 करोड़ की जगह है, और इसको एक्सपैंड करें, और जो है वो कौम जो है उसको सिस्टम का हिस्सा बनाएं। हम इसको जो है वो क्या कह रहे हैं, हमने 2 तरफे बना दिए, 30 लाख अलहदा कर दिया और बाकी पूरी कौम को अलहदा कर दिया, और हम कह रहे हैं हम टैक्स टू, हमारा जो है ना वो टैक्स टू GDP रेशियो नहीं बढ़ रहा। कैसे बढ़ेगा खान साहब? और ये खौफ कैसे ख़त्म होगा जब तक आप ये 147 पेज के रिटर्न्स हमारे सामने रख के बोलेंगे ये तू भर और उसके बाद मैं तेरे को पकड़ने आ रहा हूँ? कैसे होगा खान साहब ये? सो बोथ ऑफ देम हैव टू गिव, you have to actually carrot and carrot। ये स्टिक का ज़माना बहुत हो गया, स्टिक। अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात को तहस नहस करने की कोशिश पर कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को वो सुनाई कि खुदा की पनाह। अमरीकी मीडिया ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि इस धुआंधार टेलीफोन कॉल के दौरान बात गालम गलोच तक पहुँच गई। इस पूरी सूरत हाल ने सवाल को जन्म दिया कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ अमन माहिदा हासिल करने के लिए अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल को भी नहीं बख्श रहे। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टॉप प्रायोरिटी, पहली तरजीह अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात को ज़िंदा रखना और दोबारा जंग किसी कीमत पर शुरू ना करना है, चाहे इसके लिए इसराइल को भी पूरी कुव्वत से पीछे धकेलना पड़े। पीर के रोज़ ईरान ने लबनान में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करने की धमकी दी।
ईरानी मौक़िफ़ था कि लबनान में जंगबंदी मुजव्वज़ा ईरान अमरीका माहिदे का बुनियादी शर्त थी, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने इस माहिदे को ख़तरे में डाल दिया है। इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान इंतहाई कशीदा टेलीफोन रब्ता हुआ है। अमरीकी ज़राए के मुताबिक इस सख्त गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो क्रेजी हो चुके हैं और उनके इक़दामात ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल चुके हैं। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ट्रंप लबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर नेतन्याहू को मुग़ल्लज़ात सुनाते रहे। यही नहीं बल्कि इस पूरी गुफ्तगू को अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस पर भी जारी कर दिया गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल की मज़ीद तफसीलात सामने लाते हुए दावा किया है कि ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया बरसों के सख्त तरीन मुकालमों में से एक था। लबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर बरहम ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में तंबीह की और यहाँ तक कहा कि तुम पागल हो चुके हो। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर वो उनकी हिमायत ना करते तो शायद आज जेल में होते, और ये कि लबनान में हालिया कार्रवाइयों के बायस इसराइल और खुद नेतन्याहू की आलमी सतह पर साख को नुकसान पहुँच रहा है। अमरीकी ऑफिशियल्स के मुताबिक ट्रंप इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने नेतन्याहू से चीख कर पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? It's not the first difficult and tough call they had, although a senior U.S. official told me yesterday that it was definitely one of the worst calls they had. What led to this is a growing feeling that the president had that Netanyahu is out of control. I heard it from several of the president's people, and Trump, at the end of the day, wants to end the war with Iran and to de-escalate in the region more broadly. And he told Netanyahu that he needs to stand down and that he needs to understand that this war broadly in the region has to come to an end. ज़राए का कहना है कि व्हाइट हाउस वापसी के बाद नेतन्याहू के साथ ट्रंप की ये बदतरीन फ़ोन कॉल्स में से एक थी। इसी दौरान मुग़ल्लज़ात की बात भी हुई है और उसके अल्फाज भी सामने आए हैं। इसी फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पैगाम वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा था कि वाइट हाउस ईरान के साथ डील को पटरी से उतारने नहीं देना चाहता। President Trump understands how it all fits together and is negotiating a comprehensive deal. You know, if the Iranians want to include the Hezbollah issue in that and it can be negotiated, then I'm sure President Trump will find a way to include that. President Trump, is unafraid to talk to anybody at any time and tell him how it should be and how it must be. And that's the thing that the United States, because of his leadership and because of the awesome power of our military, we can stand behind those requests. दूसरी जानिब एक और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट सामने आई। लबनान में जंगबंदी के ऐलान के वक्त खुद ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह ने सालिसों के ज़रिए इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। ये एक गैर मामूली दावा था, क्योंकि अमरीकी तारीख में कभी किसी सदर ने हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राब्ते की कभी बात नहीं की है। अमरीका तो खुद हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान और लबनान के महाज पर जंगबंदी बरकरार रखना ट्रंप के लिए किस कदर अहम बन चुका है। इसी डेवलपमेंट के बाद आज ईरानी मीडिया ने इशारा दिया है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राब्ते अब बदस्तूर जारी हैं, यानी कि बातचीत के दरवाजे खुल चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबूरी जंगबंदी माहिदे से मुताल्लिक ईरान की हतमी तजवीज़ अब भी ज़ेर गौर है, जिससे जाहिर होता है कि मुज़ाकरात दोबारा प्रॉपर ट्रैक पर आ चुके हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा कि आज एक छोटा सा मसला पैदा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत जल्द हल कर लिया। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और सीज़ फायर में तोसी से मुताल्लिक माहिदा आइंदा एक हफ्ते के अंदर मुमकिन है। Donald Trump decided to play a game of chicken with Iran. Think of two drivers racing straight at each other. In these situations, if the stakes for one side are existential and for the other much lower, the side with those bigger stakes usually prevails. For the Iranian regime, if they lose, there's a good chance they end up toppled and slaughtered. For Trump, it would be a bad weekend at Mar-a-Lago. It's easy to see why the Iranians would be more willing to lock their steering wheel in that game of chicken. We can see the tension almost daily in Donald Trump's policy toward Iran. At this point, it's clear that Trump wants a deal. But in making it, he might end up giving the Islamic Republic what it has been seeking for 47 years. Unqualified acceptance, even from the most hardline elements of the United States. For Tehran, that is a prize worth many concessions. ये सब अपनी जगह,
लेकिन कल की एक और कलीदी पेशरफ में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के डांट पिलाने के बाद भी लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया था। आज भी जनूबी लबनान में इसराइल ने हमले जारी रखे। बहरहाल अच्छी पेशरफ ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान अब भी अहम सहूलतकार और नेगोशिएटर का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान दोनों मुल्कों की लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मालूमात के तबादले में भी एक अहम किरदार मुसलसल अदा कर रहा है। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक कल अब्बास अराक्ची यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की और लबनान में इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी बताया है कि अब्बास अराक्ची ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी और सिफारती किरदार को सराहते हुए दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद मौजूदा सूरत हाल में कॉन्फ्लिक्ट को और कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश जारी रखे और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। दूसरी जानिब फाइनेंशियल मार्केट्स ने भी इस पूरी डेवलपमेंट का फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन जारी रखने के इशारों पर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में एक बार फिर कमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 2% गिरकर $93.08 पर बैरल तक हो गया है, जबकि WTI भी तकरीबन 2% कमी के बाद $90.43 फी बैरल ट्रेड कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल का मरकज़ सिर्फ लबनान या इसराइल नहीं बल्कि ईरान के साथ एक मुमकिना पीस डील है। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया है कि अगर ईरान के साथ डील करनी है तो लबनान के महाज को निस्बतन पुरसुकून रखना होगा। इसीलिए वाशिंगटन एक तरफ तेहरान के साथ मुज़ाकरात को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल को ऐसे एक्शन से रोकने की कोशिश कर रहा है जो इस अमल को नुकसान पहुँचाए। बहरहाल ट्रंप के वादों का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन बहरहाल उनका कहना है कि आइंदा हफ्ते अमेरिका ईरान माहिदा हो सकता है। कोई अब मुश्किल से 10 रोज़ की बात बाकी है। जहाँ 13 हफ्ते इंतज़ार किया वहाँ 1-1.5 हफ्ता और इंतज़ार कर लेते हैं।